अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे और चैप्टर नंबर 3 में हमने फोर्स और न्यूटन तक जो है वो पढ़ लिया था। नेक्स्ट हमारे पास है जी न्यूटन लॉज। न्यूटन के 3 लॉज हैं जो हम बारी बारी पढ़ेंगे, जिसमें से पहला जो लॉ है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है अ बॉडी रिमेन एट रेस्ट और कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम अनबैलेंस्ड फोर्स। यानी कोई भी बॉडी रेस्ट की पोजीशन में या अपनी मूवमेंट की पोजीशन को बरकरार रखता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, जब तक आप उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगा देते। यानी अनबैलेंस फोर्स की गैर मौजूदगी में कोई भी जिस्म अपनी रेस्ट की हालत या यूनिफॉर्म मोशन की हालत को जो है वो बरकरार रखने की कोशिश करता है। ये है जी न्यूटन फर्स्ट लॉ। दिस इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल हैं, किताब जो है वो इस टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, तब तक टेबल के ऊपर पड़ी रहेगी जब तक आप उस पर कोई फोर्स लगा के उसको उठाएंगे नहीं। इसी तरह रोलिंग बॉल है, ज़मीन के ऊपर एक बॉल जो है वो मूव कर रही है और मूव करते करते जो है वो आपके करीब आती है या आपके करीब से गुजरती है, तो वो भी अपनी हरकत को बरकरार रखेगी। अब सवाल ये पैदा होता है वो तो कुछ देर दूर जाकर रुक जाती है। उसके रुक जाने की वजह ये होती है कि वहाँ पे फ्रिक्शन की फोर्स अमल कर रही होती है। फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से वो बाल जो है वो अपनी हरकत को जो है वो कम करती जाती है। अगर आप उस फ्रिक्शन की फोर्स को कम कर दें या ख़त्म कर दें तो उस सूरत में वो बाल जो है वो अपनी हरकत को जारी रखेगी। यही न्यूटन फर्स्ट लॉ है। यानी कोई भी जिस्म है अपनी रेस्ट की पोजीशन या यूनिफॉर्म मोशन की पोजीशन को बरकरार रखता है जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स अमल नहीं करती। ठीक है जी। न्यूटन फर्स्ट लॉ के लिए ये एक एग्जांपल है। अगर आप देखें, ये गिलास है, ये आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक गिलास है और ऊपर कार्ड एक है। ठीक है, हार्ड कार्ड, थोड़ा सा हार्ड, यानी जिस तरह से शीट्स होती हैं जिसके ऊपर आप पिक्चर्स जो है वो यानी कि पासपोर्ट साइज तस्वीरें बनवाते हैं, वो रखें और उसके ऊपर कुछ कॉइन रखें, यानी सिक्के रखें। अब आप जैसे ही इसको यानी इस निचले रखे हुए बोर्ड को अपनी उंगली की मदद से ज़रब लगाएंगे तो क्या होगा कि ये कार्ड तो आगे की तरफ निकल जाएगा ये वाला, लेकिन ये जो सिक्के हैं ये अपनी जगह पे कायम रहेंगे और आकर नीचे गिलास में गिर जाएंगे। इससे ये चीज़ साबित होती है कि ये जो सिक्के हैं अपनी रेस्ट की पोजीशन को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ भी यही है कि कोई भी जिस्म अगर रेस्ट की हालत में है वो अपनी रेस्ट की हालत को बरकरार रखने की कोशिश करता है जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगाते। अब यहाँ पे ये जो सिक्के हैं ना, इन्होंने अपनी रेस्ट की हालत को बरकरार रखने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को जो है वो ओबे कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ये है कि कोई भी जिस्म अपनी रेस्ट की हालत या मोशन की हालत को उस वक्त तक बरकरार रखता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल नहीं करती। ठीक है जी, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ है। नेक्स्ट न्यूटन सेकंड लॉ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ज़रा आपने गौर से समझना है और इसका छोटा सा हम एक प्रूफ भी करेंगे। बहुत आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है। न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है व्हेन एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, जब किसी भी बॉडी पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट करती है, इट प्रोड्यूस एक्सलरेशन इन द बॉडी इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वो फोर्स जो है वो अपनी सिमत में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर, जिस तरह ये देखें, ये शख्स जो है वो इस यानी छकड़े के अंदर इस वज़न को उठा के लेके जा रहा है। अब जब वो फोर्स लगाता है आगे की जानिब, तो पहले इसकी वेलोसिटी सिफर थी, जब फोर्स लगाएगा तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, स्पीड ज़्यादा हो जाएगी इसकी छकड़े की। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स लगाने से फोर्स की ही सिमत में एक्सेलरेशन पैदा हो रही है। ठीक है, तो जब किसी भी जिस्म पर एक अनबैलेंस फोर्स अमल करती है तो वो फोर्स की सिमत में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। अब ये जो एक्सेलरेशन होती है ना,
The magnitude of this acceleration is directly proportional to applied force. ये acceleration जो पैदा होगी फोर्स लगाने से, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स के, यानी जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी उतनी ज़्यादा एक्सलेरेशन पैदा होगी, और जितनी कम फोर्स लगेगी उतनी ही कम एक्सलेरेशन पैदा होगी। यानी पहला पॉइंट तो ये हमें समझ आया कि जो बॉडी का एक्सलेरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स की। ठीक है, ये हमें यहाँ पे बात समझ आ रही है, जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एक्सलेरेशन पैदा होगा। नेक्स्ट वो ये कह रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। और ये जो एक्सेलरेशन है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस बॉडी के मास के। कहने का मकसद ये है कि अगर मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। आप अगर ये ऊपर वाले देखें छकड़ा और ये निचले वाले देखें, फर्क क्या है दोनों में, कि दोनों में जो वजन रखा गया ना वो डिफरेंस है। ठीक है, तो अब इसमें क्योंकि मास ज़्यादा है, यानी वजन ज़्यादा है, मास ज़्यादा है इस वाले चक्र में, तो अगर दोनों शख्स एक ही किस्म की फोर्स लगाएं, लेट्स सपोज ये वाला शख्स जो है वो 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और ये जो दूसरा शख्स है ये भी 5 न्यूटन की ही फोर्स लगा रहा है, तो उस सूरत में क्या होगा कि ये वाला जो छकड़ा है ये आहिस्ता से हरकत करेगा, यानी इसमें पैदा होने वाली एक्सलेरेशन कम होगी। क्यों कम होगी? उसकी वजह ये है कि एक्सलेरेशन कम होने की वजह ये है कि यहाँ पे मास ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सलेरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास की। मास ज़्यादा होगा तो एक्सलेरेशन कम होगी, और अगर मास कम होगा, जिस तरह इसमें मास अगर कम होगा तो एक्सलेरेशन ज़्यादा होगी। यानी एक्सलेरेशन और मास एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ज़रा दोबारा देख लेते हैं, दो पॉइंट हैं इसके मेन न्यूटन सेकंड लॉ के, और ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है अक्सर। न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स की ही सिमत में एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होगा। अब फिर वो एक्सलेरेशन जो प्रोड्यूस होगा ना वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। वो एक्सलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के, यानी जितनी आप फोर्स लगा रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सलेरेशन। ज़्यादा फोर्स लगेगी तो ज़्यादा एक्सलेरेशन होगा, और ये एक्सलेरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस बॉडी के मास के। मास ज़्यादा करेंगे तो एक्सलेरेशन कम हो जाएगा बॉडी का, और मास अगर कम करेंगे तो एक्सलेरेशन ज़्यादा हो जाएगा, यानी एक दूसरे। तो दो पॉइंट हैं, पहला पॉइंट ये है कि एक्सलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है कि एक्सलेरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उस बॉडी के मास के। तो इन दोनों अगर हम कंपेयर करते हैं इन दोनों फार्मूलों को, एक्सलेरेशन एक साइड पे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, और ये बराबर आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन इसी तरह, और ये बन जाएगा F/m। ठीक है, अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करके हम इसकी जगह पे 1 लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे, तो इसके साथ जो है वो F/m आएगा। m निचले वाले m को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके हमारे पास फार्मूला बन जाएगा F=ma। ठीक है जी, तो ये छोटा सा एक इसके साथ ही रिलेटेड एक प्रूफ्स है जो आपने देखना है लाजमी। ठीक है, तो फोर्स जो है जब बॉडी पे अमल करेगी तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, और वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस बॉडी के मास के। नेक्स्ट है जी हमारे पास थर्ड लॉ है, बहुत आसान सा है थर्ड लॉ। ठीक है, थर्ड लॉ ये कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का उलट और बराबर रिएक्शन होता है, यानी आप किसी भी जिस्म पे एक्शन लगाते हैं तो उसका रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, उतना ही होगा जितना आप एक्शन कर रहे हैं किसी भी बॉडी। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं तो उससे बात समझ आ जाएगी। जिस तरह रॉकेट जो है वो खला के अंदर भेजा जाता है, तो रॉकेट ऊपर की जानिब कैसे जाता है, टनों के हिसाब से जो उसका वज़न होता है वो ऊपर की जानिब कैसे जाता है, क्योंकि जो गैसेस हैं वो नीचे की जानिब बड़ी स्पीड से निकलती हैं। ये आप देख लें, ये जो गैसेस निकल रही हैं रॉकेट की बड़ी स्पीड से नीचे से निकलती हैं, जिसकी वजह से एक्शन जो है वो नीचे की तरफ होता है। ठीक है,
एक्शन नीचे की तरफ किया जाता है और उसका रिएक्शन ऊपर की जानिब होते हैं। वो रॉकेट जो है वो इतने टनों का वजन लेकर जो है वो ऊपर की जानिब फिर हरकत शुरू कर देता है। तो ये एक्शन और रिएक्शन है। जितनी ज़्यादा तेज़ी के साथ वो गैसेस नीचे की तरफ से निकलती हैं उतनी ही ज़्यादा तेज़ी के साथ रॉकेट जो है वो ऊपर की जानिब मूव करता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जैसे जैसे रॉकेट के अंदर मौजूद फ्यूल टैंक जो है वो फ्यूल से ख़त्म होते जाते हैं, उनको रॉकेट से अलग किया जाता है। उसके अलग करने की वजह ये है कि हमने रॉकेट को खला में पहुंचाने के लिए या खलाई स्टेशन तक पहुंचाने के लिए इक्विपमेंट्स को हमें उसको एक्सेलरेट करना पड़ता है। अब बॉडी में एक्सेलरेशन कैसे ज़्यादा होगा? अभी हमने पिछले जो सेकंड लाया है उसमें क्या पढ़ा कि जब आप मैस कम करेंगे बॉडी का तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगी। मैस कम करेंगे तो एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे जैसे रॉकेट ऊपर की जाने में जाता है तो उन टैंकर्स को जो उसके साथ लगे होते हैं फ्यूल वाले, उनको अलग कर करके नीचे की तरफ फेंक दिया जाता है। ठीक है। और फिर वो जो है जब नीचे की तरफ फेंक दिया जाता है तो मैस कम हो जाता है। रॉकेट का मैस कम होने से उस रॉकेट की एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इस तरह वो खला में पहुंचता है। लेकिन याद रखना, एक्शन और रिएक्शन बराबर होते हैं। हम जस्ट क्या करते हैं, उसकी एक्सेलरेशन को कैसे बढ़ाते हैं कि उसका मैस कम करते जाते हैं रॉकेट। दूसरा ये देखें कि बुलेट जब फायर की जाती है तो बुलेट जो है वो आगे की जानिब निकलती है, जबकि उसका रिएक्शन जो है वो पीछे की जानिब होता है, यानी आपके हाथ पर एक जोरदार किस्म का झटका लगता है पीछे की जानिब। तीसरे एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि एक शख्स जो है वो कश्ती के ऊपर तो मौजूद है, लेकिन कश्ती से जो है वो ऊपर एक ब्लॉक के ऊपर चढ़ रहा है वो। ठीक है। अब उसका एक्शन जो है वो आगे की जानिब पाँव रखा है उसने, जिसका रिएक्शन ये हुआ कि जो कश्ती है वो पीछे की जानिब हरकत कर जाएगी। तो एक्शन और रिएक्शन बराबर होते हैं, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन होती है ना वो ऑपोजिट होती है। यही न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो आज हमने न्यूटन के लॉज पढ़े हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ा है, सेकंड लॉ पढ़ा है और थर्ड लॉ पढ़ा है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके मज़ीद टॉपिक्स को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।